नमस्कार। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान की ओर से प्रारंभ किए गए स्नातक एवं स्नातकोत्तर विषय परक ऑफलाइन कक्षाओं के कार्यक्रम ज्ञानदूत के द्वितीय चरण में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर श्रुति गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को, जो है एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी। एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी के बारे में हम 4 वीडियोस पहले भी कर चुके हैं और उसमें हम एरीन्स, उनका नॉमेनक्लेचर, उनका स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, एरोमेटिसिटी क्या होती है, क्यों उसकी कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, क्या क्या उसमें आवश्यकताएं हैं किसी भी यौगिक को एरोमेटिक होने के लिए, किस प्रकार की वो अभिक्रियाएं देती हैं, किस तरह से क्रिया करती हैं, किस किस के साथ क्रिया करती हैं, इत्यादि बहुत सी चीजें हम अपने पुराने वीडियोस में हम कर चुके हैं। अब हम इसी के आगे बढ़ेंगे। अब हम करेंगे एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। हमने, अगर आपने देखा हो तो लास्ट वीडियो में हमने करा था कि किस प्रकार से निर्दिष्टकारी होते हैं कुछ समूह। पहले से एक प्रतिस्थापी मौजूद हो तब आने वाले दूसरे प्रतिस्थापी समूह के लिए वो किस प्रकार से प्रभाव डालेगा, क्रियाशीलता को, बेंजीन वलय की क्रियाशीलता को बढ़ाएगा अथवा घटाएगा। आने वाला जो दूसरा प्रतिस्थापी समूह है वो ऑर्थो पे आएगा कि पैरा पे आएगा कि मेटा पर आएगा, इत्यादि ये सारी चीजें हमने देखी थी। अब हम करेंगे उसी का ही एक आगे का रूप हम देखेंगे, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, सक्रियणकारी एवं विसक्रियणकारी समूह। इसमें हम थ्योरीज हम पहले पढ़ चुके हैं, इसी चीज को हम वापस से थोड़ा सा और डिटेल देखेंगे। कई प्रकार से हम समूहों को विभाजित करते हैं। पहला समूह है वे प्रतिस्थापी, वे समूह जो प्लस आई मतलब प्रेरण प्रभाव भी जिनका धनात्मक होता है, साथ में या उसके अतिरिक्त वो हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट भी दिखाते हो। मतलब ऐसे समूह जो प्लस आई एंड और हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट दिखाते हो, जो अति संयुग्मन प्रभाव होता है वो भी दिखाते हो। तो आप सब जानते हैं कि प्लस आई प्रभाव, जो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा, प्लस आई प्रभाव क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे समूह जो भी प्लस आई प्रभाव दिखा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर से प्रतिकर्षित कर बेंजीन वलय को देते हैं। ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट जो है, जो अति संयुग्मन वाला जो प्रभाव है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स समूह से प्रतिकर्षित होकर के बेंजीन वलय की ओर जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये दोनों ही प्रभाव, प्लस आई प्रभाव और हाइपर कॉन्जुगेशन वाला जो प्रभाव है, ये दोनों ही प्रभाव एक ही दिशा में कार्य करते हैं। दोनों ही प्रभाव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं बेंजीन वलय पे और इस कारण से उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। Hence, such groups are called activating groups and are always ortho-para directing. ऐसे जितने भी समूह हैं जो प्लस आई प्रभाव दिखा रहे हैं और साथ में ही हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट दिखा रहे हैं, चाहे नहीं भी दिखा रहे हैं, पर ऐसे समूह कहलाते हैं सक्रियणकारी और वे हमेशा ही ऑर्थोपेरा निर्दिष्टकारी होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, ये है आपका टोलुइन। अब टोलुइन में आप सब जानते हैं कि ये हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट भी दिखाता है। क्यों दिखाता है हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट? क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन्स जुड़े हुए हैं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट के लिए आप सब जानते हैं उसके लिए आवश्यक एक शर्त क्या है कि जो समूह है उसमें अल्फा हाइड्रोजन्स होने चाहिए। ये हमारा अल्फा कार्बन क्यों? क्योंकि ये इस बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ है। ये बेंजीन वलय हमारी मुख्य थी, इससे जुड़ा पहला कार्बन हमारा अल्फा कार्बन होगा। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन्स हैं। ये 3 हाइड्रोजन्स के कारण ये 3 अनुनादी संरचनाएं दिखाएगा अति संयुग्मन वाली। तो इस कारण से क्या होगा कि ये हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट भी दिखा रहा है और अल्काइल समूह है तो हम सब जानते हैं कि अल्काइल समूह जो हैं वो प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं। अर्थात टोलुइन में दोनों ही प्रभाव दिखते हैं, हमें प्लस आई प्रभाव भी दिखता है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी दिखता है। इस कारण से टोलुइन जो है वो ऑर्थोपेरा निर्देशकारी है और ये जो हमारा मिथाइल समूह है ये इस बेंजीन वलय की क्रियाशीलता को भी बढ़ा देगा, ये सक्रियणकारी है।
हम दूसरी तरफ देखते हैं इस टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन को। अब देखिए ये भी अगेन टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है ये भी फिर से हमारा एक अल्काइल समूह है। अल्काइल समूह होने के नाते ये वापस से प्लस आई प्रभाव दिखाएगा, लेकिन अब की बार फर्क देखिए कि यहाँ पे ये हमारा मुख्य समूह, इससे जुड़ा हुआ ये अल्फा कार्बन, पर अल्फा कार्बन पे अब कोई भी हाइड्रोजन्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तीनों हाइड्रोजन्स को प्रतिस्थापित करके हमने 3 मिथाइल समूह लगा दिए। नतीजा ये जो यौगिक है या ये जो प्रतिस्थापी समूह है, इस प्रतिस्थापी समूह में चूंकि कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस कारण से ये अति संयुग्मन प्रभाव नहीं दर्शाता। तो इसलिए जो टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन है वो केवल प्लस आई प्रभाव दिखाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिखाता। इस कारण से टोलुइन की तुलना में ये कम सक्रियणकारी है। ऑर्थोपेरा निर्देशकारी तो होगा ही होगा, किंतु सक्रियण की दृष्टि से यदि हम देखें तो टोलुइन अधिक सक्रियणकारी है एज कंपेयर टू टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। और क्यों है वो? क्योंकि यहाँ पर प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों है, जबकि यहाँ पर केवल प्लस आई प्रभाव है। तो इसलिए ऐसे जितने भी समूह हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट भी पॉजिटिव साइड में दिखा रहे हैं और हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट भी दिखा रहे हैं, वो सक्रियणकारी और ऑर्थोपेरा निर्देशकारी होंगे। ऐसे समूह जो माइनस आई प्रभाव दर्शा रहे हैं हम पहले भी कर चुके हैं। ऐसे सारे समूह जो हैं वो बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन्स के घनत्व को घटा देते हैं। नतीजा बेंजीन वलय जो है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं को कम आकर्षित कर पाती है, और इस कारण से हम कहते हैं कि बेंजीन वलय का सक्रियण कम हो गया, वो डीएक्टिवेट हो गई। ऐसे सभी समूह डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहलाते हैं, विसक्रियणकारी कहलाते हैं। तीसरा हम आते हैं कि ऐसे समूह जो माइनस एम और माइनस आई दोनों प्रभाव दर्शा रहे हों, इंडक्टिव इफेक्ट में भी माइनस साइड में और मेसोमेरिक इफेक्ट में भी वो माइनस साइड में दिखा रहे हों। अगेन माइनस आई और माइनस एम हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि माइनस आई का प्रभाव क्या हो रहा है कि बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींच लेता है प्रतिस्थापी समूह। माइनस एम प्रभाव में भी एग्जैक्टली यही चीज हो रही है कि वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसका मतलब है माइनस एम और माइनस आई दोनों प्रभाव एक ही दिशा में काम करते हैं, अर्थात दोनों ही प्रभाव बेंजीन वलय पे इलेक्ट्रॉन के घनत्व को कम करते हैं, और इस कारण से ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा नाइट्रो समूह, ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग होंगे ऐसे सारे समूह, क्योंकि दो दो इस पे प्रभाव ऑपरेट कर रहे हैं, माइनस आई भी और माइनस एम भी। तो अगर कोई समूह केवल माइनस आई दिखा रहा हो, उसकी तुलना में बहुत जाहिर सी चीज है माइनस आई और माइनस एम दोनों प्रभाव जो समूह दर्शाएगा वो ज्यादा अक्रिय कर देगा हमारी उस बेंजीन वलय को, और साथ में मेटा निर्देशकारी भी होगा। अब हम आते हैं एक प्रभाव पे जिसमें ऐसे समूह हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींचते हैं, किंतु मेसोमेरिक प्रभाव की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। मतलब जो दोनों प्रभाव हैं वो विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं। जब विपरीत दिशाओं में चलेंगे तो जाहिर है कि हमें देखना होगा कि कौन सा प्रभाव जो है वो अधिक बलशाली है। देखिए, इफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट बोथ ऑपरेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर दोनों अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं, जैसे यदि कोई समूह इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर आकर्षित करता है प्रेरण प्रभाव के कारण, किंतु मेसोमेरिक प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन्स देता है, then the electron density on benzene ring will depend upon the fact which effect dominates। कौन सा प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है उस पर निर्भर करेगा कि हमारे जो बेंजीन रिंग है उसका सक्रियण होगा या नहीं होगा। अब ऐसी स्थिति में हमारे पास दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। पहली होती है व्हेन माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम, मतलब जो प्रेरण प्रभाव है माइनस आई प्रभाव जो है उसका मान प्लस एम प्रभाव से अधिक है। अब माइनस आई अगर डोमिनेट कर रहा है, अगर ज्यादा प्रभावशाली है, तो वो क्या करेगा, प्लस एम से इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था, माइनस आई से ले रहा था, लेकिन ज्यादा पलड़ा किसका भारी रहा, माइनस आई का। तो नतीजा वो कुल मिलाकर के अगर हम देखें ओवरऑल तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींच लेगा। देखिए, ड्यू टू ग्रेटर माइनस आई बेंजीन रिंग इज डीएक्टिवेटेड,
इलेक्ट्रॉन्स उसने अपनी तरफ खींच लिए, नतीजा जो बेंजीन वलय थी उसका सक्रियण नहीं हुआ, रादर उसकी सक्रियण जो था वो कम हो गया, बल्कि वो नॉर्मल जितना रिएक्ट करती उससे भी कम रिएक्ट कर रही है। लेकिन प्लस एम के कारण नेगेटिव चार्जेस ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हमने बाकायदा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दर्शाते हुए ये बताया था कि जो भी हमारे ऐसे समूह हैं जो प्लस एम प्रभाव दर्शाते हैं, उनके कारण इलेक्ट्रॉन्स का घनत्व ऑर्थो एवं पैरा पोजिशंस पे बढ़ जाता है। इसलिए आने वाला समूह जो है, जो दूसरा प्रतिस्थापी है, वो ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर ही आता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस आई के कारण जो बेंजीन वलय है उसका डीएक्टिवेशन तो होगा, लेकिन प्लस एम के कारण आने वाला समूह जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर आएगा। अभी तक हम क्या देखते थे कि यदि बेंजीन वलय एक्टिवेट होती है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी होता है समूह, यदि बेंजीन वलय डीएक्टिवेट होती है तो मेटा डायरेक्टिंग होता है। लेकिन अब की बार एक नई स्थिति उत्पन्न हुई है कि बेंजीन वलय डीएक्टिवेट हो रही है, किंतु आने वाला समूह जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर आएगा। क्यों? क्योंकि प्लस एम प्रभाव है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल होते हैं हमारे हैलोजेंस। हैलोजेंस जो हैं, जो भी हमारे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये जितने समूह हैं हमारे, हम सब जानते हैं इनकी विद्युत ऋणता बहुत अधिक होती है। विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नतीजा बेंजीन वलय का निष्क्रियण हो जाता है एक तरीके से। किंतु हम ये भी जानते हैं कि इन सब में 3 एकाकी युग्म होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। जो हैलोजेंस हैं उनमें 3 एकाकी युग्म हैं। एकाकी युग्म होने के कारण ये संयुग्मन में भाग लेते हैं, ये बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। नतीजा ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर नेगेटिव चार्ज आता है, आने वाला समूह ऑर्थो पैरा पोजिशन पे जाता है। तो इसलिए ये जो हैलोजेंस हैं ये क्लासिक एग्जाम्पल हैं कि जो बेंजीन वलय को डीएक्टिवेट करेंगे लेकिन ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होंगे। दूसरा चीज होती है या दूसरी स्थिति होती है जब माइनस आई इज लेस देन प्लस एम। अब यहाँ पे तो बहुत आसान होता है, प्लस एम की चूंकि ज्यादा है, उसका प्रभाव ज्यादा हो रहा है, इस वजह से बेंजीन वलय का एक्टिवेशन भी हो रहा है, और एम की वजह से, प्लस एम की वजह से वैसे भी ऑर्थो पैरा पे जाता था। तो इसलिए ऐसे जितने भी समूह हैं ये सक्रियणकारी भी होते हैं और ऑर्थो पैरा निर्देशकारी भी होते हैं। तो इसलिए इस प्रकार से आपको ये अलग अलग जो हमारे पास कैटेगराइजेशन है ऑफ ऑल द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये समझने का बहुत आसान तरीका है, जो भी आपके प्रतिस्थापी समूह हैं, यदि आपको उनका स्ट्रक्चर पता है कि नाइट्रो का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लोरो पे कितने एकाकी युग्म होते हैं, अमीनो में, कार्बोक्सिलिक में, ये जितने भी हमारे समूह हैं, इन सारे समूहों में किस प्रकार की संरचना होती है, कोई डबल बॉन्ड है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, या कोई एल्काइल समूह है, ये यदि आपको ध्यान है तो आपके लिए इस प्रकार से कैटेगराइजेशन कर पाना बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं मॉडर्न थ्योरीज रिगार्डिंग डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। अभी हमने 3 प्रकार के ये प्रभाव देखे थे कि जिसमें आपका इंडक्टिव इफेक्ट आता था, मेसोमेरिक इफेक्ट आता था और हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट आता था। इसी को ही हम देखेंगे कि मॉडर्न थ्योरीज इस डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, निर्देशकारी प्रभाव को लेकर के क्या कहती हैं। पहली होती है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी जो अभी 3 प्रभाव हमने पढ़े, उन्हीं तीनों प्रभावों का ही ये समराइजेशन होता है, उन्हीं तीनों प्रभाव के सहारे ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी समझाती है। दूसरी होती है स्टेबिलिटी ऑफ एरिनियम कैटायन। ये थ्योरी हम डिटेल में करेंगे। एरिनियम कैटायन के स्थायित्व पर ये थ्योरी आधारित है। ये थ्योरी क्या कहती है, व्हेन एन इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट्स विद एन एरोमेटिक न्यूक्लियस, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही किसी एरोमेटिक नाभिक के साथ क्रिया करता है तो एरिनियम कैटायन बनता है, जो द्वितीय पद में, याद रखिए हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं कि ये 2 पदों में संपन्न होने वाली अभिक्रिया है। तो जो दूसरा पद है, उस दूसरे पद में वो एक प्रोटॉन लूज करता है, एक प्रोटॉन त्यागता है, और नतीजा हमें प्रतिस्थापी उत्पाद मिल जाता है। A monosubstituted benzene on reaction with an electrophile may give ortho meta para product. Stability of erinium ion formed in each case is, अभी हम अगली स्लाइड में देखेंगे। हम जानते हैं जब भी कोई हमारी एकल प्रतिस्थापी बेंजीन है
हमने टोलुइन का एग्जाम्पल ले लिया जैसे, या कोई भी हमारी एकल प्रतिस्थापी जो बेंजीन है, यदि हम उसकी किसी भी दूसरे प्रतिस्थापी समूह के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो 3 स्थितियां हो सकती हैं। आने वाला दूसरा प्रतिस्थापी समूह ऑर्थो पे लगेगा, या मेटा पे लगेगा, या पैरा पे लगेगा। ठीक है, अब ये जो तीनों स्थितियां जो क्रिएट हो रही हैं, उन तीनों ही स्थितियों में एरीनियम आयन जो बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, देखिए अब इस चीज को। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है जिसमें ये हमारा एक एकल प्रतिस्थापी व्युत्पन्न है। X हमारा कोई भी प्रतिस्थापी समूह हो सकता है। अब हम 3 प्रकार से देखेंगे, या तो आने वाला प्रतिस्थापी समूह जो ये Y पॉजिटिव है, आने वाला जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, या तो वो ऑर्थो पोजिशन पे आएगा, या मेटा पोजिशन पे आएगा, या पैरा पोजिशन पर आएगा। हम मान के चलते हैं, देखिए पहले हम ऑर्थो के लिए स्टडी करते हैं। ऑर्थो पोजीशन पर जब आता है तो कैसे आएगा वो, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर लोकलाइज हुए, इस कार्बन पर ये लोकलाइज हो गए। नतीजा क्या होगा, ये बॉन्ड इधर लोकलाइज हुआ था तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, और उसके बाद ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो देखिए पॉजिटिव चार्ज ये रहा। ठीक है, तो अब आप याद रखिएगा, हम अभी हर डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के लिए हम 3 स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। ऑर्थो के लिए हमने पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 स्ट्रक्चर्स हमने बनाए हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं, जब हम मेटा पे प्रतिस्थापन करने का प्रयास करेंगे। मेटा पे करेंगे तो कैसे होगा कि ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस वाले कार्बन पर लोकलाइज हुए, नतीजा यहां पर Y अटैक करेगा, लेकिन इस कार्बन पर आ गया आपके धनावेश। इसको उदासीन करने के लिए देखिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो धनावेश आ गया इधर, इसको उदासीन करने के लिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो धनावेश आ गया इधर। ठीक है, तो ये चौथा, पांचवा और छठा, ये 3 प्रकार के एरीनियम आयंस हमारे बनते हैं। कब, जब मेटा पे प्रतिस्थापन हो रहा हो। तीसरी स्थिति होती है जब हम पैरा पे प्रतिस्थापन करने का प्रयास करेंगे। पैरा पे कैसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हुए, Y आ गया इधर, नतीजा धनावेश आया इस कार्बन पे। ये देखिए यहां से इसको ये न्यूट्रलाइज किया इस डबल बॉन्ड ने, तो धनावेश आ गया इधर, और फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो धनावेश आ गया इधर। ठीक है, अब देखिए आपके सामने ये पूरे 9 के 9 स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें एक चीज नोट करिए, structure 3 and 8 have positive charge on that carbon which bears the first substituent. इन 9 की 9 संरचनाएं आपके सामने, ये पूरी 9 संरचनाएं हैं। इन 9 संरचनाओं में आप देखिए केवल एक ये तीसरी संरचना और ये 8वीं संरचना, ये 2 ऐसी हैं जिनमें धनावेश उस कार्बन पर आ रहा है जिस कार्बन पर पहला प्रतिस्थापी समूह लगा हो। आप देखिए किसी भी अन्य संरचना में उस वाले कार्बन पर नहीं आ रहा है जहां पहला प्रतिस्थापी लगा हुआ है। तो केवल ये 2 संरचनाएं हैं, ये 3rd नंबर और ये 8th नंबर। अब ये 3rd किससे एसोसिएटेड थी, ऑर्थो से, और 8th किससे एसोसिएटेड थी, पैरा से। तो अब आप देखिए, these two structures will determine the position of the incoming second substituent. अब चूंकि ये धनावेश डायरेक्टली उस कार्बन पर है जिसपे पहला प्रतिस्थापी समूह था, तो बहुत ऑब्वियस है कि ये वाली जो दोनों संरचनाएं हैं, ये दोनों संरचनाएं ही अल्टीमेटली निर्धारित कर लेंगी कि आने वाला दूसरा समूह कहां लगेगा। तो आने वाला दूसरा समूह आपका अगर इलेक्ट्रॉन आपका दे सकता है तो वो देते ही वो क्या करेगा कि वो पोजीशन 3 को न्यूट्रलाइज कर देगा। पोजीशन 3 को न्यूट्रलाइज करेगा या पोजीशन 8 को न्यूट्रलाइज करेगा तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा। यदि वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो इन दैट केस वो इन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ा देगा, पोजीशन 3 और 8 पे, तो आने वाला समूह डेफिनेटली मेटा पोजीशन पर आएगा। तो ये जो है हमारी दूसरी जो थ्योरी है स्टेबिलिटी ऑफ एरीनियम आयन, ये इसी को ही समझाती है। नेक्स्ट हम आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स। यदि हमारे पास कोई पहले से ही द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्न मौजूद है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो द्विप्रतिस्थापी है उसमें दोनों प्रतिस्थापी एक दूसरे के सापेक्ष ऑर्थो पर हैं या मेटा पर हैं या पैरा पर हैं।
इसके लिए कई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला एक तरीका है कॉर्नर्स एब्सोल्यूट मेथड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कॉर्नर की निरपेक्ष विधि। अब ये विधि क्या करती है कि ये विधि एक द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्न को एक त्रिप्रतिस्थापी व्युत्पन्न में परिवर्तित कर देती है। और जब ये त्रिप्रतिस्थापी व्युत्पन्न में परिवर्तित करती है तो अभी हम आगे संरचनाएं बनाएंगे तो आपको और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। पाया यह गया कि यदि ओरिजिनल द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्न जिसका कि हमें सापेक्ष विन्यास पता करना था, उसमें से ऑर्थो आइसोमर अगर वो है तो वो 2 त्रिप्रतिस्थापी व्युत्पन्न देगा, यदि मेटा आइसोमर है तो वो 3 त्रिप्रतिस्थापी देगा, और यदि पैरा आइसोमर है तो वो केवल एक ही त्रिप्रतिस्थापी व्युत्पन्न देगा। अब ये कैसे होता है इसको समझिए। ये लीजिए, देखिए हमने लिया ये अपना, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन। अब ये 1,2 डाइब्रोमो, ऑर्थो डाइब्रोमो भी हम इसको लिख सकते हैं, ये ऑर्थो व्युत्पन्न है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसका एक त्रिप्रतिस्थापी व्युत्पन्न बनाएंगे। मान लीजिए हम इस पे नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं, तो नाइट्रो ग्रुप जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो 1 और 2 पर तो ऑलरेडी 2 ब्रोमीन एटम्स लगे हुए हैं, 2 ब्रोमो समूह लगे हुए हैं। आने वाला नाइट्रो समूह कहां कहां जा सकता है? इधर, इधर, इधर या फिर इधर। हम चारों को एक बार लगा करके देखते हैं। देखिए हमने पहले इधर लगाया, फिर उसके बाद इधर, फिर इधर, और फिर चौथे पर इधर लगा दिया हमने, ठीक है। अब हम इसका नामकरण करते हैं। हम नामकरण करते समय एक जनरल सी चीज करेंगे। हम क्या करेंगे कि इस प्रतिस्थापी समूह की एक एक करके इन दोनों ब्रोमो पोजीशन से सापेक्ष स्थिति देखेंगे। इस ब्रोमो की तुलना में ये नाइट्रो है 1,3 पे, अगर हम इसको कहते हैं 1 तो ये 3 हो गया, और हम इसको कहते हैं अगर 1 तो ये 2 हो गया। तो हम इसको अभी ये हम सिंपल सा एक नामकरण करके आप समझने का प्रयास करिए। ये 1,3 और 1,2 इस प्रकार का इसमें हम नामकरण कर सकते हैं। आप अगर इधर देखें, हमने क्या किया, नाइट्रो समूह अब की बार इधर लगाया है। यहां से देखिए तो ये हो गया 1,4, और यहां से देखिए तो 1,3। अब की बार हमने इसको घुमा करके इधर लगा दिया। यहां से देखिए तो 1,3, यहां से देखिए तो 1,4। हमने फिर इसको घुमा करके इधर लगाया तो ये देखिए 1,2 और 1,3, ठीक है। अब आप देखिए, आपने जो इनके नाम लिखे उनको देखिए, ये है 1,3 1,2, ये भी है 1,3 1,2, ये है 1,4 1,3, ये भी है 1,4 1,3। तो इसका मतलब है आपको ये जो 4 उत्पाद दिख रहे हैं, इन 4 में से एक्चुअली केवल 2 ही उत्पाद हैं। तो इस कारण से हम कहते हैं कि जो हमारा ऑर्थो व्युत्पन्न होता है वो केवल 2 त्रिप्रतिस्थापी व्युत्पन्न देता है। अब आइए आप, जब हम मेटा से करेंगे, मेटा में हमने ओरिजिनली तो इसको ले लिया मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। मेटा डाइब्रोमो बेंजीन में अगेन हम नाइट्रो समूह लगाएंगे। कहां कहां लग सकता है? इस जगह पे लग सकता है, इधर लगेगा, इधर लगेगा और इधर लगेगा। हम चारों जगह एक एक करके लगा के देखते हैं। जिस तरह से हमने पहले नाम दिया था हम एग्जैक्टली उसी तरह से नाम देंगे। इस वाले ब्रोमो की तुलना में देखें तो 1,2, इसकी तुलना में देखें तो भी 1,2। यहां पर अब हमने लगा दिया तो इसकी तुलना में हो गया 1,4, लेकिन इसकी तुलना में रह गया 1,2। हमने इधर लगाया तो ये हो गया 1,3 और ये भी 1,3। इधर लगाया तो दिस बिकम्स 1,2 और ये हो गया आपका 1,4, ठीक। अब आप इसमें कंपेयर करिए तो ये देखिए आपका 1,2 1,2 और कहीं पर भी नहीं है। 1,2 1,4, ये रहा 1,2 1,4। तो इसका मतलब है ये दोनों एक समान है और ये 1,3 1,3 ये अलग है। तो टोटल मिलाकर के आपको 3 प्रकार के त्रिप्रतिस्थापी व्युत्पन्न मिल रहे हैं। पहला ये 1,2 1,2 वाला, एक 1,3 1,3 वाला और एक 1,2 1,4 वाला। तो जो मेटा डेरिवेटिव होता है, जो मेटा व्युत्पन्न है, द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्न, वो 3 प्रकार के त्रिप्रतिस्थापी व्युत्पन्न देगा। लास्ट आते हैं हम पैरा पोजीशन वाले पे। अब की बार हमने पैरा डाइब्रोमो बेंजीन लिया। इस पैरा डाइब्रोमो बेंजीन का अगेन हम वही करेंगे, हम इसका एक त्रिप्रतिस्थापी व्युत्पन्न बनाएंगे नाइट्रो समूह लगाते हुए, या तो इधर या इधर, 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 ये 4 जगहों पर हम लगा सकते हैं। हमने बाकायदा उसी तरह से चारों जगहों पर लगाया है। नामकरण भी हम उसी तरह से करेंगे। इन दोनों की तुलना देखिए तो 1,2 और इन दोनों की देखिए तो 1,3।
इधर देखिए तो दिस इज 1 3, दिस इज 1 2, इधर देखिए तो दिस इज 1 2, दिस इज 1 3, इधर देखिए तो अगेन 1 2 एंड 1 3। इसका मतलब आप चारों में देखिए तो मिला जुला करके अल्टीमेटली आपको सिर्फ एक ही त्रिप्रतिस्थापी व्युत्पन्न मिल रहा है, 1 2 1 3, 1 2 1 3, सब तरफ वही है आपका कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब जो पैरा व्युत्पन्न है आपका, पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड जो भी कंपाउंड है, वो केवल एक ही प्रकार का त्रिप्रतिस्थापी व्युत्पन्न देता है। तो इस तरह से जो कॉर्नर का एब्सोल्यूट मेथड है वो ये बताता है कि आप उसको डाई सब्स्टिट्यूटेड से द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्न से त्रिप्रतिस्थापी व्युत्पन्न बनाइए। यदि ओरिजिनल यौगिक हमारा ऑर्थो है तो वो दो प्रकार के त्रिप्रतिस्थापी व्युत्पन्न देगा। यदि ओरिजिनल यौगिक हमारा मेटा डेरिवेटिव है तो वो तीन प्रकार के ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स देगा। और यदि ओरिजिनल हमारा पैरा व्युत्पन्न है तो केवल एक ही प्रकार का हमें त्रिप्रतिस्थापी व्युत्पन्न मिलेगा। ये है हमारा कॉर्नर का एब्सोल्यूट मेथड। एक इंपॉर्टेंट मेथड और होता है, बहुत छोटा सा है, डायपोल मेजरमेंट मेथड। डायपोल हम सब जानते हैं कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में डिफरेंस आता है, द्विध्रुव आघूर्ण कब उत्पन्न होगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में, विद्युत ऋणता में बहुत अधिक अंतर हो जाएगा, तब द्विध्रुव उत्पन्न होता है। उसको मापने के हिसाब से और उसकी जो उसकी वैल्यू आती है उसके आधार पर भी ये निर्भर करता है। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपका ओरिजिनल डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो कैसा होगा। हमने मान लीजिए यहाँ पर ये जो कंपाउंड लिया, इसको हमने लिया ये डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन देखिए हम अगेन तीन प्रकार से लेंगे, ऑर्थो डाइक्लोरो, नेक्स्ट में हम लेंगे मेटा डाइक्लोरो और लास्ट में हम लेंगे पैरा डाइक्लोरो। अब हम इसका डाइपोल मोमेंट देखते हैं। हम सब जानते हैं कि क्लोरो समूह या जो क्लोरीन है इसकी विद्युत ऋणता बहुत अधिक होती है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचती है। तो ये देखिए, हालांकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, पर अभी हम 2 डायमेंशनल अपने इस बोर्ड पर ही देखें तो ये जो क्लोरीन है ये इस दिशा में है, इलेक्ट्रॉन्स को ये इस दिशा में खींचेगी, ये क्लोरीन भी इधर इसी दिशा में खींच रही है। नतीजा इसका जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू है वो थ्योरेटिकली कैलकुलेट की गई तो इट केम आउट टू बी 2.62 और जबकि प्रैक्टिकली निकाली गई तो भी इट वाज 2.3, बहुत ज्यादा अंतर नहीं था इसमें। नेक्स्ट आइए, आपने मेटा डाइक्लोरो व्युत्पन्न लिया। मेटा डाइक्लोरो में आप देखिए इस क्लोरीन का इस दिशा में जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स इस दिशा में खींच रही है, जबकि यहां पर आप देखिए कि ये इस तरफ नीचे की तरफ, आपको मतलब सिंपल सा, ये मैं अगेन कह रही हूँ ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन अगर आप इस 2 डायमेंशनल के हिसाब से समझना चाहें तो ये क्लोरीन का इस तरफ जाएगा। यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो है आपकी 1.55 और जबकि जो थ्योरेटिकल जो प्रैक्टिकल वैल्यू आती है दैट इज अगेन 1.48, कोई विशेष फर्क नहीं होता। तीसरा आइए आप, जब आपने पैरा डाइक्लोरो ले लिया, बहुत सीधी सी जाहिर सी दिख रही है चीज कि इस क्लोरीन ने इधर खींचा, इस क्लोरीन ने इधर खींचा। जो हम टग ऑफ वॉर करते थे बचपन में, हम रस्साकशी का खेल खेलते थे, तो उस रस्साकशी के खेल में यदि दोनों टीम्स ताकत में बराबर हैं तो वो रस्सा कहीं नहीं जाता था, कहीं पर भी नहीं हिलता था वो रस्सा, क्योंकि दोनों टीम्स अपनी अपनी दिशा में उसको बराबर ताकत के साथ खींच रही होती थी। एग्जैक्टली वही स्थिति होती है हमारे इस पैरा आइसोमर में, और इसकी वजह से जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है वो थ्योरेटिकल भी 0 होती है और प्रैक्टिकली भी 0 ही पाई गई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट मेजरमेंट के सहायता से भी हमें ये अंदाजा लग सकता है कि जो हमारा डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो ऑर्थो है या मेटा है या पैरा है। ये था आपका कुल मिलाकर के एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम के तौर पर अगर हम देखें। अभी इसमें और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें और आप कर सकते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज के सिलेबस के हिसाब से। जनरल जो राजस्थान में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें जनरली यही सारे टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, इसलिए वही एक लिए थे। आपको मैं बहुत फुर्ती से कुछ पास्ट पेपर्स जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में इस टॉपिक से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको मैं बहुत फुर्ती से एक बार बता दूं, जिससे आपकी परीक्षा के लिए तैयारी आसान हो जाए। एरोमेटिसिटी की परिभाषा, एरोमेटिसिटी क्या होती है, ये बहुत पूछा जाता है। यूओआर मैं आपको एक बार बता दूं, ये दिस स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, JNVU स्टैंड्स फॉर जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर, MLSU स्टैंड्स फॉर
मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग सालों में, ये 2020, 2019, 2017 का क्या अर्थ है कि यही सवाल 2020 में भी पूछा गया यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में, 2019 में भी पूछा गया, 2017 में भी, जोधपुर यूनिवर्सिटी में 2018, 2016, सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में 2019 में यही सवाल पूछा गया था। ड्रॉ एंड डिस्कस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बेंजीन। ये देखिए, ये रेड से जितने भी मार्क्ड हैं, ये सब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस किस यूनिवर्सिटी में कब कब ये इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। जब बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो उसको ड्रॉ करके और उसको डिस्कस करने के लिए कहा जाता है। बर्च रिडक्शन पे भी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, JNV यूनिवर्सिटी जोधपुर, MLSU उदयपुर, इन सब में सवाल पूछा गया है। ये पूछा जाता है कि नाइट्रो ग्रुप डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग है, जबकि अमीनो समूह एक्टिवेटिंग और ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है, ऐसा क्यों है? इस पर भी सवाल बहुत पूछते हैं। व्हाट प्रॉपर्टीज कैरेक्टराइज द एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक यौगिकों के गुण क्या क्या होते हैं? हकल के नियम को समझाइए प्रॉपर एग्जाम्पल्स लेते हुए, इस पर बहुत सवाल पूछा जाता है। टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ बेंजीन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक रिएक्शंस, गिव 2 evidences to prove your mechanism। जो आपका इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापी अभिक्रियाएं होती हैं, उनको आप एग्जाम्पल लेते हुए और उसकी पूरी क्रिया विधि कैसे होती है ये समझाइए, और उसके बारे में उसके पक्ष में प्रमाण भी दें कि आप ये क्रिया विधि क्यों प्रपोज कर रहे हैं, क्यों आप ये प्रस्तावित कर रहे हैं। नाइट्रेशन इन बेंजीन, इसके मैकेनिज्म को बहुत पूछा जाता है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, सल्फोनेशन, इन सभी की, इन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि बहुत पूछी जाती है। ट्रोपाइलियम केटायन, व्हीलैंड इंटरमीडिएट, कॉर्नर्स एब्सोल्यूट ओरिएंटेशन मेथड, इन सब पर भी संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को कहा जाता है। कुछ अभिक्रियाएं दी जाती हैं जिन्हें आपको पूर्ण करना होता है। What do you mean by activating and deactivating substituents? आप क्या समझते हैं सक्रियणकारी और विसक्रियणकारी प्रतिस्थापी समूहों से? जैसे पहले भी आया था एक सवाल कि नाइट्रो है, एल्डिहाइडिक है, कार्बोक्सिलिक है, ये सारे समूह जो हैं ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं और डीएक्टिवेटिंग होते हैं, जबकि हाइड्रोक्सिल, अमीनो, ये सभी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं और एक्टिवेटिंग होते हैं। ऐसा क्यों? इसका कारण समझाएं। आपको डिपेंड करेगा कितने मार्क्स का सवाल है और आपको कितने उसमें स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। Aromaticity of the following compounds are to be decided and explained। ये आपको कुछ यौगिक दे दिए जाते हैं। Why is nitration of toluene easier than benzene? हम अभी कर चुके हैं कि टोलुइन में एक मिथाइल ग्रुप आपने लगा दिया, उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं और इस वजह से उसकी सक्रियण क्यों बढ़ जाता है बेंजीन वलय का। इसीलिए इन्होंने पूछा है कि टोलुइन का जो नाइट्रेशन है वो बेंजीन की तुलना में आसान क्यों है। इसी तरह से पूछते हैं कि ऑर्थोपैरा रेशो क्या होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स बाय डाइपोल मोमेंट मेथड, अभी जो हमने करा कि द्विध्रुव आघूर्ण विधि से आप किसी भी द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्नों का विन्यास समझाएं। क्लोरो ग्रुप इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग, ये समझाइए। मिथॉक्सी ग्रुप ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग है। एल्डिहाइडिक ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। एरोमेटिक कंपाउंड्स गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और एडिशन रिएक्शंस नहीं देते हैं। ये सभी चीजें समझाने के लिए कही जाती हैं। तो एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी, इस विषय पर आपको उम्मीद है कि अभी तक का जितना भी हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। यदि आपकी और भी कोई क्वेरीज हैं तो कृपया आप YouTube पे जहां देख रहे हैं वहां पर आप अपनी क्वेरीज डालें। हम क्वेश्चन आंसर सेशन में इसको रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।